एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम रसायन विज्ञान के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रासायनिक बल गतिकी, जिसको भी अंग्रेजी में केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, को डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों ही पार्ट रखता है। इस वीडियो लेक्चर में हम केवल थियोरेटिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल के लिए हमने एक अलग वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है। कहीं कहीं अपने थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हम न्यूमेरिकल्स की हेल्प ले लेंगे, तो वह केवल कुछ ही न्यूमेरिकल्स होंगे। यदि आपको न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको न्यूमेरिकल से संबंधित वीडियो लेक्चर देखने होंगे। जब आप इन वीडियो लेक्चर्स को देखें तो अपने सामने बुक या हमारी पीडीएफ फाइल अवश्य रखें। यदि आपको पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर मंगवा सकते हैं। तो जैसे कि सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, रासायनिक बल गतिकी। ये पाठ दो शब्दों से मिलकर के बना है, रासायनिक और बल गतिकी। बल गतिकी के अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के वेगों का अध्ययन करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाती हैं, इतनी तेजी से हो जाती हैं कि वो पलक झपकते ही पूर्ण हो जाती हैं, जैसे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है या फिर प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण अभिक्रियाएं हैं। ये तत्क्षण ही कंप्लीट हो जाती हैं, जबकि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको कंप्लीट होने में काफी समय लगता है। ये समय बरसों में भी हो सकता है, महीनों में भी हो सकता है, घंटों और मिनटों में भी ये समय हो सकता है। जैसे कि एक किण्वन या फर्मेंटेशन इस प्रकार की एक अभिक्रिया है जिसको कंप्लीट होने में महीनों का समय लगता है। तो रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं को वेगों के आधार पर तीन भागों में डिस्कस करेंगे। एक वह अभिक्रिया जो तत्क्षण हो जाती है, उनको हम वेरी फास्ट रिएक्शन या अति तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। एक वह रिएक्शन जो अति मंद गति से होती है, इनको कंप्लीट होने में महीनों या वर्षों का समय लगता है। इन दोनों अभिक्रियाओं के बीच में कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनको पूर्ण होने में मिनटों या फिर घंटों का समय लगता है, उनको हम मंद अभिक्रियाएं या स्लो रिएक्शन कहते हैं। तो इन रिएक्शंस पर जाने से पहले रासायनिक बल गतिकी की डेफिनेशन में आपको सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा देता हूं, आप उसको एज इट इज अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो सामने ग्रीन बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग का अध्ययन करते हैं, उसे हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। वेग के आधार पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं को तीन भागों में क्लासिफाई या वर्गीकृत कर सकते हैं। तीव्र अभिक्रियाएं, इनको वेरी फास्ट रिएक्शन भी कहते हैं। अति मंद अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शन, और मंद अभिक्रियाएं, स्लो रिएक्शन। एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, और सामने ग्रीन बोर्ड पर हमने तीव्र अभिक्रिया या वेरी फास्ट रिएक्शन की डेफिनेशन लिख रखी है। इसको आप ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जो तत्क्षण हो जाती हैं, तत्क्षण का मतलब होता है 10⁻³ सेकंड से भी कम समय में, या पलक झपकते ही जो रिएक्शंस हो जाती हैं, अभिक्रियाएं हो जाती हैं, उनको हम तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। इनके हमने सामने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे कि अवक्षेपण अभिक्रियाएं। जैसे हम जब AgNO3 में NaCl का सोल्यूशन मिलाते हैं तो AgCl का सफेद अवक्षेप हमको प्राप्त हो जाता है और NaNO3 मिलता है। ये तीव्र अभिक्रिया का या वेरी फास्ट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और आप लिखे हुए देख सकते हैं। BaCl2 के सोल्यूशन में जब हम H2SO4 का विलयन मिलाते हैं तो हमको BaSO4 का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है और 2HCl हमको सोल्यूशन के रूप में प्राप्त होता है। तो ये दोनों रिएक्शन अवक्षेपण अभिक्रियाओं की अच्छे उदाहरण है। साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया भी तीव्र अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अम्ल में हम क्षार मिला देते हैं या क्षार में हम अम्ल मिला देते हैं, तो इनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब हम यहाँ पर हमने HCl अम्ल ले रखा है और उसमें हमने NaOH क्षार मिलाया है, तो हमको NaCl का अवक्षेप या लवण मिल जाता है और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम, अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम, या अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को हम तीव्र अभिक्रिया की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये परत झपकते ही कंप्लीट
हो जाती है। अब बात अति मंद अभिक्रियाओं की कर लेते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जो महीनों या वर्षों में कंप्लीट होती हैं उनको हम अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि किण्वन एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है। किण्वन का अर्थ होता है फर्मेंटेशन या पदार्थों का सड़ना। बहुत ही मंद गति की अभिक्रिया है और आप देखेंगे कि सप्ताह में या हफ्ता में या महीनों में भी कोई दर्शनीय परिवर्तन या कोई चेंजिंग इसमें नहीं होती है। इसी प्रकार से लोहे पर जंग लगना, जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, ये भी अति मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। अति मंद अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जो कि महीनों या फिर वर्षों में पूर्ण होती हैं। आइए अब बात कर लेते हैं मंद अभिक्रियाओं की। स्लो रिएक्शन, जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, मंद अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जो कि घंटों या मिनटों में कंप्लीट हो जाती हैं। जब ये रिएक्शन होती है तो घंटों या मिनटों में ही कोई दर्शनीय परिवर्तन हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, जैसे कि एस्टर का जल अपघटन, सुक्रोज का जल अपघटन और NH4NO2 का अपघटन। ये कुछ मंद अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। तो हमने यहाँ पर यह सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया को वेगों के आधार पर हम 3 प्रकार से क्लासिफाई या वर्गीकृत कर सकते हैं। अति तीव्र अभिक्रियाएं, अति मंद अभिक्रियाएं। इन दोनों अभिक्रियाओं के वेगों का अध्ययन हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो पहली वाली रिएक्शन है वो बहुत तेजी से हो जाती है और जो दूसरी वाली रिएक्शन है वो बहुत ही समय में होती है। इन दोनों अभिक्रियाओं के मध्य में एक ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो कि कुछ मिनटों या घंटों में कंप्लीट हो जाती हैं, अर्थात मंद अभिक्रियाओं का ही वेगों का अध्ययन हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि कुछ अभिक्रियाएं तो बहुत तेजी से हो रही हैं, कुछ अभिक्रियाएं बहुत मंद गति से हो रही हैं, ऐसा क्यों होता है? तो यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम पाएंगे कि जो अभिक्रियाओं का होना है वह पुराने बंध के टूटने और नए बंध के बनने पर डिपेंड करता है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर तीर के लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखे हुए हैं वह अभिकारक हैं और जो राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं वह उत्पाद हैं। अभिकारकों से उत्पादों का बनना बंध के टूटने पर निर्भर करता है। यदि ए के बीच बनने वाला बंध और बी के बीच बनने वाला बंध शीघ्रता से टूट जाता है और शीघ्रता से ए और बी के बीच बंध बन जाता है, तो वह अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाओं की श्रेणी में आएंगी। और यही काम यदि बहुत अधिक समय में होता है तो उन अभिक्रियाओं को हम मंद गति की अभिक्रियाओं के अंतर्गत रखेंगे। तो अभिक्रियाओं का होना अभिकारकों के मध्य बनने वाले बंध के टूटने और उत्पादों के मध्य बनने वाले बंध पर निर्भर करता है। क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है, रासायनिक बल गति की एक नया टॉपिक है, तो इसके अंतर्गत कुछ शब्दकोश आएंगे, कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनका अर्थ हमको ज्ञात होना चाहिए। तो यही हमारा टॉपिक है कि इस रासायनिक बल गति के अंतर्गत जो शब्द आ रहे हैं उनका मतलब क्या है। इसको हम शब्दकोश के नाम से बोलते हैं, या अंग्रेजी में कहें तो इसको हम टर्मोलॉजी बोलते हैं। हर विषय की, हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की एक टर्मोलॉजी होती है, एक शब्दकोश होता है। यदि हमको उस विषय का अध्ययन करना है, उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमें इन शब्दों का ज्ञान होना ही चाहिए। तो आइए शब्दकोश की ओर। पहला शब्दकोश हमने लिया है आणविकता। इसको अंग्रेजी में मॉलिक्युलरिटी कहते हैं और कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने परमाणु, अणु या आयन प्रयुक्त होते हैं उनकी संख्या को हम आणविकता कहते हैं। इस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक आणविक अभिक्रिया जिनमें कि केवल एक ही अणु इस्तेमाल होता हो या एक परमाणु इस्तेमाल होता हो, उनको हम एक आणविक अभिक्रिया या यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। द्वि आणविक अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कि 2 अणु या 2 परमाणु या 2 आयन प्रयुक्त होते हों, उनको हम द्विआण्विक अभिक्रिया या बाइमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। त्रिआण्विक अभिक्रियाएं या फिर ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन जिनमें कि 3 परमाणु, अणु या आयन प्रयुक्त होते हैं, उनको हम त्रिआण्विक अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती है। यदि किसी अभिक्रिया की आणविकता आप शून्य कर देंगे तो इसका मतलब है कि उसमें अभिकारक ही प्रयुक्त नहीं हो रहे हैं, और जब अभिकारक ही उसमें प्रयुक्त नहीं होंगे तो वह अभिक्रिया ही क्या होगी या आगे को कंप्लीट नहीं होगी।
तो आणविकता शून्य नहीं होती है, ये 1, 2 या 3 पूर्ण संख्याओं के रूप में होती है। इसी प्रकार से आणविकता भिन्नात्मक भी नहीं होती है। भिन्नात्मक का मतलब कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता आधी या 1.5 या फिर 2.5 नहीं हो सकती, क्योंकि आप अणुओं को या फिर परमाणुओं को या फिर आयनों को आधा नहीं कर सकते। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने परमाणु, अणु या आयन प्रयुक्त होते हैं उनकी संख्या को हम आणविकता कहते हैं। आणविकता शून्य नहीं होती है और आणविकता भिन्नात्मक भी नहीं होती है। देखिए, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं। O2F2 इजिकल टू O2 प्लस F2, ये एक आणविक अभिक्रिया है। इसी प्रकार से 2HI इजिकल टू H2 प्लस I2, इसकी आणविकता 2 है। और जो तीसरी रिएक्शन है 2NO प्लस O2, 2 अणु NO के हैं और 1 अणु O2 के हैं, तो ये त्रि-आणविक अभिक्रिया है। किसी भी अभिक्रिया की आणविकता आप देख करके ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें कितने परमाणु, अणु या आयन प्रयोग में लाए जा रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट टर्मोलॉजी या शब्दकोश है रासायनिक अभिक्रिया की दर। पूरे ही चैप्टर में ये आपको अनेक बार पढ़ने को मिलेगा। यहीं पर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक तथा उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर की माप होती है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है और उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है। इसी को नापना रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाता है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो कमीज है वो 2 मीटर में बनती है और यदि वह 10 मीटर कपड़ा सिलने के लिए दे करके आता है और सिलने वाला उसको एक कमीज बना करके देता है, तो एक कमीज का निर्माण हो जाएगा और कपड़े की मात्रा में या लंबाई में थोड़ी कमी हो जाएगी। जब एक कमीज बनकर तैयार हो जाएगी तो 8 मीटर कपड़ा शेष रह जाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं 2 कमीजों का निर्माण करवाता हूं तो 4 मीटर कपड़ा प्रयुक्त होगा और इस प्रकार 6 मीटर कपड़ा जो है वो शेष रह जाएगा। तो कमीजें बनती जा रही हैं और कपड़े की जो लंबाई है वह घटती चली जा रही है। ऐसा ही होता है जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो अभिकारकों की सांद्रताएं घटती हैं और उत्पादों की सांद्रताओं में धीरे धीरे वृद्धि होती है। इन्हीं को नापना कितने समय में ऐसा हो रहा है, दर का मतलब ही होता है कितने समय में ऐसा घटित होता है, उसको हम दर कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थों की सांद्रता में होने वाले कमी तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले वृद्धि की माप होती है। इसको हम एक अन्य एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, हमने सामने एक रिएक्शन लिख रखी है R इजिकल टू P। यहाँ पे R जो है वो रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक है और P जो है वह उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट है। रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता में कमी बटे समय को के बराबर होगी। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस अभिकारकों की सांद्रता बटे समय अंतराल। यहां पर जो माइनस का चिन्ह है वह सांद्रता में कमी को प्रदर्शित करता है। इसको और छोटा करके हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। प्रारंभ में कितनी सांद्रता थी और कुछ समय के उपरांत कितनी सांद्रता शेष रह गई है, उनका डिफरेंस अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा और इतना कितना समय में होता है, अर्थात डेल्टा T। इसको हम अभिक्रिया की दर कह सकते हैं। देखिए, उत्पादों की सांद्रता के पदों में भी हम अभिक्रिया की दर को पता लगा सकते हैं। अभिकारक उनकी मात्रा तो घटेगी, उत्पादों की मात्रा जो है बढ़ेगी। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा है, उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि बटे समय अंतराल। इसको हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, प्लस उत्पादों की सांद्रता बटे समय अंतराल। यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है वह ये प्रदर्शित करता है कि उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे, प्लस डेल्टा P अपॉन P माने प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा T। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। डेल्टा का मतलब है डिफरेंस,
शुरू में कितनी सांद्रता थी और टी समय के बाद कितनी सांद्रता बढ़ गई। इस प्रकार हम अभिक्रिया की दर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर करती है और सांद्रता का इकाई जो होती है मोल प्रति लीटर होती है। इस प्रकार से अभिक्रिया की दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति समय हो सकती है। इसकी एक इकाई वायुमंडल प्रति समय भी हो सकती है। वायुमंडल प्रति समय यहाँ पर सेकंड, मिनट या फिर घंटा हो सकता है। अब वायुमंडल प्रति समय कब अभिक्रिया की दर की इकाई होगी? ऐसा तब होगा जबकि अभिकारक तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में है, तब हम उनकी सांद्रता की इकाई वायुमंडल लेते हैं और इस प्रकार से अभिक्रिया दर की इकाई वायुमंडल प्रति समय के बराबर आएगी। तो यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा, यदि अभिकारक और उत्पाद द्रव अवस्था में है तो उनकी अभिक्रिया की दर की इकाई होगी मोल प्रति लीटर प्रति समय, और यदि अभिकारक तथा उत्पाद गैस अवस्था में है तो अभिक्रिया दर की इकाई वायुमंडल प्रति समय होगी। आइए अगले शब्दकोश का अध्ययन करते हैं। अगले शब्दकोश के रूप में हमने तात्कालिक अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर ली है। इसको अंग्रेजी में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। थोड़ा सा जरा होमवर्क कर लेते हैं, थोड़ा सा जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब कोई अभिक्रिया होती है तो भिन्न समय पर उसका वेग भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है तो शुरू के 10 मिनट में हो सकता है कि उसका वेग बहुत तेज हो और अगले 10 मिनट के बाद उसका वेग थोड़ा सा कम हो जाए, फिर अगले 10 मिनट के बाद उसका वेग और तेज हो जाए। तो इस प्रकार किसी भी अभिक्रिया का वेग समय समय पर घटता बढ़ता रहता है। तो हम जब अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं तो कौन से वाले अभिक्रिया का वेग लें? शुरू के 10 मिनट वाला अभिक्रिया का वेग नापें या फिर उसके अगले 10 मिनट वाला अभिक्रिया का वेग नापें? तो इसके लिए एक नए शब्दकोश को हमें समझना होगा जिसे हम तात्कालिक अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर समय पर हम अभिक्रिया के वेग को नापते हैं, जिसको कि हम तात्कालिक अभिक्रिया का वेग या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। किसी विशेष समय पर, यहाँ पर ये जो शब्द है विशेष समय, एक पर्टिकुलर टाइम पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की तात्कालिक दर या अभिक्रिया का तात्कालिक वेग कहते हैं। आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जब कोई रिएक्शन होती है तो अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है और उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है। अभी पीछे ही हमने वीडियो में इसको समझा है। मान लीजिए एक रिएक्शन है R=P, तो यहाँ पर यदि हम तात्कालिक अभिक्रिया की दर निकालें और उसको हम अभिकारक के सेंस में बोलें तो -dR कंसंट्रेशन अपॉन dt, और यदि हम उत्पादों के सेंस में बोलें तो +dP कंसंट्रेशन अपॉन dt। यहाँ पर ये जो d है ये बहुत छोटे से अंतर को व्यक्त करता है। यदि आपने पीछे अभिक्रिया का वेग पढ़ा होगा तो वहां पर हमने डेल्टा यानी कि त्रिभुज का निशान लिया था। तो डेल्टा में और डी में यही अंतर है कि डेल्टा जो होता है वो एक बड़े अंतर को नापता है, जबकि डी जो है वो एक छोटे अंतर को नापता है। सेम फॉर्मूला है, माइनस का चिन्ह केवल ये प्रदर्शित करता है कि समय के अनुसार अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है, और प्लस का चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता है वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। शेष सभी बातें अभिक्रिया के दर के समान हैं। जो अभिक्रिया के दर की यूनिट है मोल प्रति लीटर प्रति समय, वही तात्कालिक अभिक्रिया वेग की यूनिट होगी। यदि अभिकारक या उत्पाद गैसीय रूप में होंगे तो उनकी जो इकाई होगी वायुमंडल प्रति समय होगी। समय के रूप में यहाँ पे सेकंड, मिनट, घंटा हो सकता है। देखिए, 3 कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। 3 कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप एक न्यूमेरिकल को लिखा हुआ देख सकते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अभिकारक तथा उत्पाद के पदों में अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए।
एक अभिक्रिया दे रखी है 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस इज इक्वल टू 4NO गैस प्लस 6H2O गैस। आप जानते हैं कि अभिक्रिया की दर उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि की दर के बराबर होती है और अभिकारकों की सांद्रता में कमी के दर के बराबर होती है। कमी के लिए हम माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं और वृद्धि के लिए हम प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक के 4 अणु हैं और इनकी सांद्रता घटेगी, तो -1/4 डेल्टा NH3 का सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता बटे डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 5 अणु हैं और ये भी अभिकारक है, सांद्रता इसकी घटेगी -1/5 डेल्टा O2 का सांद्रता बटे डेल्टा टी। उत्पाद के रूप में NO है और जैसे जैसे समय व्यतीत होगा इसकी सांद्रता बढ़ेगी, प्लस 1/4 डेल्टा NO की सांद्रता बटे डेल्टा टी। और एक उत्पाद और है जल, तो प्लस 1/6 डेल्टा H2O का सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता बटे डेल्टा टी। तो इस प्रकार से हमने अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। पहले वाले पार्ट में कहता है यदि NO के बनने की दर, देखिए ध्यान दीजिएगा, दर दे रखी है, NO के बनने की दर। NO कहाँ है, ये इसके पूरा मान दे रखा D या डेल्टा NO की सांद्रता बटे डेल्टा टी। इसका मान जो है 3.6 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। तो NH3 के विलोप होने की दर ज्ञात कीजिए। NH3 एरिया, इसके विलोप होने की दर यानी कि डेल्टा NH3 की सांद्रता बटे डेल्टा टी ज्ञात करवा रहा है। तो ये हमसे पूछ रहा है, ये हमको दे रखा है, इन दोनों को ले लेते हैं। चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं है, 1/4 डेल्टा NH3 की सांद्रता बटे डेल्टा टी बराबर 1/4 डेल्टा NO की सांद्रता बटे डेल्टा टी। डेल्टा NO की सांद्रता बटे डेल्टा टी का मान इसने दे रखा 3.6 × 10⁻³ 1/4 3.6 × 10⁻³ इसका इधर मान लगा दीजिए 1/4 डेल्टा NH3 की सांद्रता बटे डेल्टा टी। 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, तो अमोनिया के विलोप होने की दर यानी कि डेल्टा NH3 की सांद्रता बटे डेल्टा टी का मान 3.6 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो जाएगा। सेकंड पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। इस वाले पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकंड पार्ट में वह कह रहे हैं H2O के उत्पादन की दर ज्ञात कीजिए। H2O के उत्पादन की दर, उत्पादन की दर कहाँ दे रखी है, ये दे रखी है 1/6 डेल्टा H2O की सांद्रता बटे डेल्टा टी, और दे क्या रखा है, NO के बनने की दर दे रखी है, यानी कि ये 1/4 डेल्टा NO की सांद्रता बटे डेल्टा टी मान लगा दीजिए। इसका मान है 3.6 × 10⁻³ 1/6 डेल्टा H2O की सांद्रता बटे डेल्टा टी। इसका मान हमसे पूछा है, 6 पक्षांतर कर दीजिए, और डेल्टा H2O की सांद्रता बटे डेल्टा टी अर्थात H2O के बनने की दर बराबर 6/4 गुणा 3.6 × 10⁻³ 4 9 9 बार कैंसिल हो जाएगा, 5.4 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से दोनों पार्ट हम कर सकते हैं।
एक अन्य उदाहरण के द्वारा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ये उदाहरण आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएंगे। सामने ग्रीन बोर्ड पर देखिएगा, लिखा है निम्नलिखित अभिक्रिया एक बंद पात्र में हो रही है। 2N2O5 गैस इज इक्वल टू 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। देखिए, गैस अवस्था में या फिर द्रव अवस्था में यदि अभिकारक और उत्पाद होंगे तभी हम उनकी अभिक्रिया की दर ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि तभी उनकी सांद्रता चेंज होती है। यदि अभिकारक या उत्पाद ठोस अवस्था में होंगे तो उनके लिए अभिक्रिया की दर 0 होगी, क्योंकि उनकी सांद्रता, अर्थात ठोस अवस्था में यदि कोई अभिकारक और उत्पाद होता है तो उनकी सांद्रता चेंज नहीं होती है। तो ये कह रहे हैं यदि 5 सेकंड में NO2 की सांद्रता 2 × 10⁻² मोल प्रति लीटर बढ़ती हो तो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए। तो अभिक्रिया की दर या रेट ऑफ रिएक्शन, अभिकारकों की सांद्रता में क्या कमी हो रही है, -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T। उत्पादों की सांद्रता में क्या वृद्धि हो रही है, +1/4 डेल्टा NO2 की सांद्रता बटे डेल्टा T। और एक अभिकारक और है O2, तो डेल्टा O2 की सांद्रता बटे डेल्टा T। तो अभिक्रिया की दर हमने ज्ञात कर दी है। यदि 5 सेकंड में NO2 की सांद्रता 2 × 10⁻² मोल प्रति लीटर बढ़ती हो, तो फर्स्ट पार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, NO2 की सांद्रता दे रखी है, ये वाला हिस्सा 1/4 डेल्टा NO2 की सांद्रता बटे डेल्टा T मान लगा दीजिए। तो 1/4 और 2 × 10⁻² बटे 5, 5 चौक 20, 2 × 10⁻² बटे 20, 2 से 10 बार कैंसिल कर दीजिए, 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये अभिक्रिया का वेग आ गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है N2O5 की सांद्रता की दर ज्ञात कीजिए। N2O5 की सांद्रता की दर ये पूछ रहा है आपसे। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर 1/2 डेल्टा N2O5 की सांद्रता बटे डेल्टा T। तो ये हो गया 2 गुणा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डेल्टा N2O5 की सांद्रता बटे डेल्टा T। तो मान लगा दीजिए, डेल्टा N2O5 की सांद्रता बटे डेल्टा T का मान पूछा है 2 गुणा रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन है 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यानी कि N2O5 की सांद्रता की दर, अर्थात उसके सांद्रता घटने की दर 2 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड के बराबर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको करने का प्रयास कीजिएगा। जो हमारा वीडियो लेक्चर है जिसमें कि हमने न्यूमेरिकल समझाए हैं, उसमें और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप उसको देख करके भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अभिक्रिया वेग को स्पष्ट करने के लिए हमने 2 उदाहरणों की सहायता ली। यदि आपने ये उदाहरण बड़े ध्यान से करे होंगे, समझे होंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम उन कारकों का अध्ययन करेंगे जो कि अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले 5 कारक हैं। इनके बारे में हमको बात करनी है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सरलता से कर सकते हैं। पहला जो फैक्टर है जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है वह है अभिकारक की प्रवृत्ति या प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति उनके परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध पर निर्भर करती है। यदि अभिकारक के परमाणुओं के बीच बनने वाला बंध प्रबल है तो वह कठिनाई से टूटेगा, और जब बंध कठिनाई से टूटता है तो अभिक्रिया का वेग कम होगा। और यदि अभिकारक के परमाणुओं के बीच बनने वाला बंध दुर्बल है तो वह सरलता से टूट जाएगा, और इस प्रकार से अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है, और
प्रकृति का मतलब है कि अभिकारकों के परमाणुओं के बीच कैसा बॉन्ड है, कैसा बंध है। अगर ये प्रबल है तो अभिक्रिया का वेग कम होगा क्योंकि बंध कठिनाई से टूटेगा, और यदि अभिकारकों के परमाणुओं के बीच बनने वाला बंध दुर्बल है तो ये सरलता से टूट जाएगा और अभिक्रिया का वेग तेज होगा। दूसरा जो फैक्टर है वह है अभिकारकों की सांद्रता। इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, यदि अभिकारकों की सांद्रता अधिक होगी तो अभिक्रिया का वेग निश्चित ही अधिक होगा। तीसरा फैक्टर है ताप। अभिक्रिया का वेग ताप अर्थात टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। यदि ताप बहुत अधिक है तो अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, और यदि ताप कम है तो अभिक्रिया का वेग कम होता है। किण्वन का एग्जाम्पल लेकर के आप इसको समझ सकते हैं। किण्वन का अर्थ होता है सड़ाना। यदि हम खाद्य वस्तुओं को कम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो किण्वन के दर कम हो जाती है, अर्थात सड़ने की दर कम हो जाती है। इसलिए हम खाद्य पदार्थों को फ्रिज में या फिर कोल्ड स्टोर में रखते हैं ताकि उनके किण्वन की दर कम हो जाए। चौथा फैक्टर है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, अर्थात कम भी कर सकते हैं और अधिक भी कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर उत्प्रेरक होता है। जैसे कि हम जानते हैं हैबर विधि कि में अभिक्रिया के वेग को तेज करने के लिए हम आयरन उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, जबकि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण की दर को मंद करने के लिए हम एथिल अल्कोहल का उपयोग करते हैं। तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम या अधिक कर सकते हैं। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकते हैं। फिफ्थ जो कारक है, पांचवा जो फैक्टर है वह है अभिकारकों की सतह का क्षेत्रफल। यदि अभिकारकों की सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अभिकारकों की सतह का क्षेत्रफल। यदि अभिकारकों की सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। यदि हम इसको एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें तो आप समझ सकते हैं कि यदि हम एक टेबलेट को खाते हैं और उसी टेबलेट को हम पानी में घोल करके या उसका पाउडर बना के खाते हैं, तो पाउडर के रूप में या फिर पानी में घोलकर खाई जाने वाली टैबलेट का प्रभाव बहुत तेजी से होता है, अर्थात अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया की दर को अभिकारक के सतह का क्षेत्रफल भी प्रभावित करता है। तो ये वह 5 फैक्टर हैं जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। आइए नेक्स्ट टर्मोलॉजी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टर्मोलॉजी के रूप में हमने रेट लॉ, जिसको हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया दर का नियम, तथा रेट कांस्टेंट, जिसको हिंदी में वेग स्थिरांक, को लिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण भी है, ध्यान से समझिएगा। इसको समझने से पहले हमको द्रव्यमापी क्रिया का नियम स्पष्ट होना चाहिए, जो हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है। इसको समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पे इक्वेशन ले रखी है, AA + BB = उत्पाद। यहाँ पर जो कैपिटल लेटर में A और B है वह अभिकारकों को प्रदर्शित करते हैं, और स्मॉल लेटर में जो A और B है वह उनकी संख्या को प्रदर्शित करते हैं। यदि द्रव्यमापी क्रिया नियम के आधार पर हम अभिक्रिया की दर की बात करें तो अभिक्रिया की दर समानुपाती A के शक्ति की घात A × B के शक्ति की घात B। यदि समानुपाती का चिन्ह हटा दें और अभिक्रिया की दर को हम dx/dt के रूप में लिखें तो dx/dt बराबर K A के शक्ति की घात A × B के शक्ति की घात B, जहाँ पे K वेग स्थिरांक है। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सामने जो आप इक्वेशन लिखी हुई देख रहे हैं, अभिक्रिया का वेग अर्थात dx/dt बराबर K A के शक्ति की घात A × B के शक्ति की घात B। इससे हमको ये पता चलता है कि जो अभिक्रिया का वेग है वह अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों की घातों पर डिपेंड करता है, A और B पर निर्भर करता है, या स्मॉल लेटर में A और जो B है उन पर निर्भर करता है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि जो अभिक्रिया का वेग है अभिकारकों की उन अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है जिनकी मात्रा या जिनकी सांद्रता चेंज होती है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि जो अभिक्रिया का वेग है वह उन अभिकारकों की संख्या पर निर्भर करता है जो कि समय अनुसार परिवर्तित होती है। मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कि किसी अभिकारक के 100 अणु योगदान कर रहे हैं, लेकिन उनसे केवल 10 अणु ही अपनी सांद्रता चेंज करते हैं, तो अभिक्रिया का वेग 100 अणुओं की संख्या पर निर्भर ना करके 10
अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। ये 10 अणु वह होंगे जो कि अपनी सांद्रता को परिवर्तित करते हैं। इसलिए यहाँ पर हमको अभिक्रिया दर नियम की आवश्यकता हुई। अभिक्रिया दर नियम की सहायता से मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अभिक्रिया दर नियमानुसार। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है मैंने द्रवानुपाती क्रिया नियम के अनुसार। ये जो मैंने यहाँ पर अभिक्रिया का वेग निकाला है वह द्रवानुपाती क्रिया के नियम अर्थात लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार निकाला है। यदि मैं अभिक्रिया दर नियमानुसार अभिक्रिया का वेग ज्ञात करूं तो अभिक्रिया का वेग या दर समानुपाती a के शक्ति द्रव्यमान की घात अल्फा और b के शक्ति द्रव्यमान की घात बीटा dx अपॉन dt बराबर के a के शक्ति द्रव्यमान की घात अल्फा और b के शक्ति द्रव्यमान की घात बीटा। इक्वेशन नंबर 2। इस वाली इक्वेशन को मैं समीकरण नंबर 1 कह देता हूं। अब समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो अभिकारक कैपिटल लेटर में लिए हुए हैं a और b, उनका शक्ति द्रव्यमान की घात अल्फा और बीटा है। जो अल्फा और बीटा है वह अभिकारकों के उन अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है जिनकी सांद्रता चेंज होती है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। यहाँ पर जो अल्फा और बीटा लिए गए हैं वह अभिकारकों के उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता चेंज होती है। अगर एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा मैं इसको समझाऊं, मान लीजिए किसी अभिक्रिया में 100 अणु योगदान कर रहे हैं, उनमें से केवल 10 अणुओं की सांद्रता ही चेंज होती है, तो वो अल्फा या बीटा के द्वारा प्रदर्शित होगी। तो इसको हम प्रयोगों द्वारा ही याद कर सकते हैं। जबकि द्रव्यपाती क्रिया नियम में आप जो यहाँ पर स्मॉल लेटर में ए और बी देख रहे हैं, वो यदि मैं उदाहरण के अनुसार बात करूं तो उनकी संख्या जो होगी वो 100 होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अल्फा और बीटा की बात करूं और उदाहरण के अनुसार बात करूं तो अल्फा और बीटा की जो संख्या होगी वो 10 या 10 होगी, अर्थात उन अणुओं की संख्या होगी जो कि अपनी सांद्रता को चेंज करते हैं, और इसका निर्धारण हम केवल प्रयोगों द्वारा ही कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 1 सैद्धांतिक रूप से अभिक्रिया के वेग को बताती है, जबकि समीकरण नंबर 2 व्यवहारिक रूप से या प्रयोगों के आधार पर अभिक्रिया के वेग को वो बताती है। तो समीकरण नंबर 2 को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। समीकरण नंबर 2 ये बताती है कि कितने अभिकारकों के अणुओं की संख्या वास्तव में चेंज होती है, जो कि अभिक्रिया वेग को निर्धारित करती है। यहां पर यदि A की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है और B की सांद्रता भी 1 मोल प्रति लीटर है, तो dx अपॉन dt यानी कि अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार से हम वेग स्थिरांक को परिभाषित कर सकते हैं कि स्थिर ताप पर एकांक सांद्रता वाले अभिकारक या अभिकारकों के लिए अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है। इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में वेग स्थिरांक की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, तो आप इस प्रकार से वेग स्थिरांक की परिभाषा को बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वेग स्थिरांक का क्या महत्व है। वेग स्थिरांक का पहला महत्व है कि यदि जिस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान अधिक होगा उस अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा।
इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट कर सकता हूं। मान लीजिए एक रिएक्शन है A प्लस बी इज इक्वल टू उत्पाद, और मान लीजिए इसके लिए वेग स्थान का मान 4 है, और एक रिएक्शन है C प्लस डी इज इक्वल टू उत्पाद, और इसके लिए वेग स्थान का मान है 10। तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरी रिएक्शन है वह तीव्र वेग से होगी, या इसका जो वेग होगा वो पहली वाली अभिक्रिया के मुकाबले अधिक होगा, क्योंकि इसके लिए वेग स्थिरांक का मान भी अधिक है। दूसरी इंपॉर्टेंस है नियत ताप पर वेग स्थिरांक का मान नियत होता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट कर सकता हूं। मान लीजिए कि एक रिएक्शन है A प्लस बी इज इक्वल टू उत्पाद, और T बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर K का मान इसके लिए 4 है, वेग स्थिरांक का मान इसके लिए 4 है, चाहे A और B की सांद्रताएं कुछ भी है। और यदि इस अभिक्रिया की सांद्रता में चेंज कर दूं, मान लीजिए शुरू में 10 मोल प्रति लीटर और 10 मोल प्रति लीटर A और B की सांद्रता थी, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान 4 था। सांद्रता बढ़ा करके मैं 20 मोल प्रति लीटर और 20 मोल प्रति लीटर कर दूं, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखूं, तब भी इसका जो वेग स्थिरांक का मान होगा वह 4 होगा। तो दूसरा पॉइंट हमको ये बताता है नियत ताप पर वेग स्थिरांक का मान निश्चित होता है, चाहे अभिकारकों की सांद्रताएं कुछ भी क्यों ना हो। जो थर्ड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट के विपरीत है। भिन्न भिन्न ताप पर नियत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक भिन्न भिन्न होता है। चौथे पॉइंट में कहता है वेग स्थिरांक का मान अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जब हमने दूसरा पॉइंट समझा था तो इस वाले पॉइंट को भी वहां पर डिस्कस कर लिया था कि यदि हम अभिकारकों की सांद्रता चेंज कर देते हैं तो वेग स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंडीशन केवल एक ही है कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पांचवें पॉइंट में वह कहता है वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जब आप उसको समझ जाएंगे तो इस वाले पॉइंट को अपने आप ही समझ जाएंगे। तो वेग स्थिरांक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अवश्य याद कीजिएगा। अगर कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप उसको हमारी PDF फाइल्स में से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट करके उसको समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट टर्मोलॉजी या शब्दकोश की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्मोलॉजी के रूप में हमने अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिया है। इसको हम OR के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी बात हम पीछे थोड़ी बहुत कर चुके हैं। यदि आपको द्रव्यपाती क्रिया नियम और अभिक्रिया के वेग नियम में अंतर स्पष्ट होगा तो वहां पर हमने ये समझा था कि द्रव्यपाती क्रिया नियम में किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारी पदार्थों के अणुओं की संख्या के सक्रिय द्रव्यमान की घात के समानुपाती होता है, जबकि रेट लॉ अर्थात अभिक्रिया वेग नियम में अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारी पदार्थों के उन अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है जिनकी सांद्रता चेंज हो रही होती है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक रिएक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं A प्लस B इज इक्वल टू उत्पाद। कैपिटल लेटर में जो A और B लिखे हुए हैं वह अभिकारक हैं, और स्मॉल लेटर में A और B उनके अणुओं की संख्या है। मान लीजिए अभिकारक A के अल्फा अणुओं की सांद्रता चेंज होती है और अभिकारक B के बीटा अणुओं की सांद्रता चेंज होती है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अभिक्रिया का वेग dx/dt समानुपाती A के सक्रिय द्रव्यमान की घात अल्फा और B के सक्रिय द्रव्यमान की घात बीटा के समानुपाती होगा। तो dx/dt बराबर के A के सक्रिय द्रव्यमान की घात अल्फा और B के सक्रिय द्रव्यमान की घात बीटा। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि अल्फा और बीटा अभिकारक के उन अणुओं की संख्या है जो कि अभिक्रिया के समय अपनी सांद्रता को चेंज कर रहे होते हैं। यदि हमको अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है अर्थात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमें इनकी संख्या को जोड़ देना है, अर्थात अल्फा और बीटा को जोड़ने पर अभिक्रिया की कोटि ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि अभिक्रिया की कोटि 4 प्रकार की होती है। या तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो सकती है जिसको हम अंग्रेजी में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, या फिर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो सकती है,
इसको अंग्रेजी में हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तृतीय कोटि की अभिक्रिया थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और शून्य कोटि की अभिक्रिया जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकती है। तो मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूं कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वह 4 प्रकार की होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का तात्पर्य यह है कि केवल एक ही अभिकारक की सांद्रता समय अनुसार चेंज हो रही है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्थ है कि दो अभिकारकों की सांद्रताएं समय अनुसार चेंज हो रही हैं, या दो अभिकारक ही अभिक्रिया वेग को कंट्रोल कर रहे हैं। इस प्रकार से हम तृतीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में भी कह सकते हैं कि 3 अभिकारकों की सांद्रताएं अभिक्रिया वेग को नियंत्रित करती हैं। और शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसको तो आप समझ ही गए होंगे, वह अभिक्रिया है जिसमें किसी भी अभिकारक की सांद्रता चेंज नहीं होती है, उसको हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर या फिर अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करती हैं। एक एक करके हम इनकी बात करेंगे, आगे वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम अपने कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए एक न्यूमेरिकल की हेल्प लेते हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाए। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझाने के लिए, अभिक्रिया की कोटि को समझाने के लिए हमने एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल लिया है। पहले हम एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर उसके आंसर को समझने का प्रयास करेंगे। एक समांगी अपघटन की अभिक्रिया निम्न प्रकार की है, 2N2O5 गैस इज इक्वल टू 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। तो समांगी क्यों है? समांगी इसलिए है क्योंकि अभिकारक और उत्पाद एक ही भौतिक अवस्था में है। यदि आप यहाँ पे अभिकारकों को देखें और उत्पादों की भौतिक अवस्था को देखें तो वह आपको एक जैसी अर्थात गैस अवस्था में दिखाएंगी। हालांकि हमें यहाँ पर इससे मतलब नहीं है। अपघटन का मतलब है टूट जाना। यहाँ पे N2O5 NO2 और O2 में टूट रहा है, यद्यपि इसका भी यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। मैंने आपको शब्दों का मतलब समझाने का प्रयास किया। फिर से बोल देता हूँ, एक समांगी अपघटन की अभिक्रिया निम्न प्रकार है, 2N2O5 गैस इज इक्वल टू 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। अभिक्रिया का वेग दे रखा है -1/2 डेल्टा N2O5 का सक्रिय द्रव्यमान बटे डेल्टा T। अभिक्रिया का वेग और ये जो -1/2 डेल्टा N2O5 का सक्रिय द्रव्यमान बटे डेल्टा T एक ही बात है। एक ही बात क्यों है? क्योंकि हमने पीछे समझ चुके हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारी पदार्थों की सांद्रता के घटते क्रम में या कमी में बताया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ती है वैसे वैसे अभिकारकों की सांद्रताएं घटती जाती है और उत्पादों की सांद्रताएं बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह ये व्यक्त कर रहा है कि समय अनुसार अभिकारक की सांद्रता घट रही है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के दर में होने वाली कमी के बराबर है। दर का मतलब हो गया, हमने उसको समय से भाग कर दिया, अर्थात सांद्रता को समय से भाग कर दिया है। और माइनस का चिन्ह ये बताता है कि अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारी पदार्थों की सांद्रता के घटी सांद्रता के दर के बराबर है। बाकी इसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है या -1/2 डेल्टा N2O5 का सक्रिय द्रव्यमान बटे डेल्टा T, ये एक ही बात है, जो कि बराबर है के एक वेग स्थिरांक है और N2O5 का सक्रिय द्रव्यमान। तो ये कहना चाहते हैं कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने को कह रहे हैं। अभी मैंने आपको स्पष्ट किया था कि अभिक्रिया की कोटि अभिकारी पदार्थों के उन अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है जो कि समय अनुसार चेंज हो रहे होते हैं। तो और जो चेंज होने वाले अणुओं की संख्या होती है वो सांद्रता के घात के रूप में शो की जाती है। यहाँ पर अभिकारी पदार्थों की सांद्रता की जो घात है वो 1 है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऊपर जो रिएक्शन लिखी है 2N2O5 गैस इज इक्वल टू 4NO2 गैस प्लस O2 गैस, इसमें अभिक्रिया की कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आइए एनसीईआरटी के नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इसके द्वारा भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको में कहा जा रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया दर के लिए अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। 2 अभिक्रिया की दर दे रखी है इसने। पहले पॉइंट में कह रहा है कि अभिक्रिया की दर बराबर के ए के सक्रिय द्रव्यमान की घात 1/2 और बी का सक्रिय द्रव्यमान। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो सक्रिय द्रव्यमानों के ऊपर जो घात लगी हुई हैं आप उनको जोड़ दीजिए। इस प्रकार से पहली अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि 3/2 अर्थात 1.5 प्राप्त हो जाएगी। जबकि जो दूसरी अभिक्रिया है उसकी अभिक्रिया की दर के ए के सक्रिय द्रव्यमान की घात 3/2 और बी के सक्रिय द्रव्यमान की घात -1/2 के बराबर है। तो इसके अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है
इन दोनों के सके द्रव्यमान के ऊपर जो घात लग रही है आप उनको जोड़ दें, लघुत्तम ले लीजिए। इस प्रकार से अभिक्रिया की कोटि 1 प्राप्त हो जाएगी। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप इसको कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अभिक्रिया कोटि से संबंधित जो आपका कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो गया होगा। आइए रासायनिक बलगतिकी के एक अन्य टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत हमने वेग स्थिरांक का मात्रक लिया है। वेग स्थिरांक मान लीजिए एक रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ AA प्लस BB इक्वल टू उत्पाद, तो जो अभिक्रिया की दर होगी dx/dt वह समानुपाती होगी A के सक्रिय द्रव्यमान की घात अल्फा और B के सक्रिय द्रव्यमान की घात बीटा। यहाँ पर जो अल्फा और बीटा है वह A और B के उन अणुओं की संख्या है जो कि समय अनुसार अपनी सांद्रता को परिवर्तित कर रहे हैं। अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं, एक नियतांक लगा दूंगा जिसको मैं बोल दूंगा वेग स्थिरांक। इसकी डेफिनेशन हम पीछे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। स्थिर ताप पर एकांक अभिकारकों की सांद्रता के लिए जो अभिक्रिया का वेग होता है वह वेग स्थिरांक कहलाता है। यहाँ पर हम वेग स्थिरांक के मात्रक की बात करते हैं, क्योंकि रासायनिक बलगतिकी में अभिक्रिया की कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं को हम 4 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो भिन्न भिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक भी भिन्न भिन्न होता है। देखिए सामने ध्यान दीजिएगा, जो अभिक्रिया की कोटि में जो वेग स्थिरांक आता है उसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स और सभी की पावर या घात 1-n और समय की घात -1 के बराबर होता है। सामने ग्रीन बोर्ड पर मैंने लिख दिया है, ध्यान से इसको समझिएगा। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। मोल लीटर की पावर -1, सबकी घात 1-n, समय की घात -1, जहाँ पर स्मॉल n जो है वो अभिक्रिया की कोटि है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n के मान हम 1 रखेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान 2 रखेंगे, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान 3 रहेगा, जबकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान 0 रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के मात्रक अलग अलग होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। यदि मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान निकालूं तो n का मान मैं ऊपर 1 रख दूंगा, तो ये हो जाएगा मोल लीटर की घात -1। सही से लिख देता हूं, मोल लीटर की घात -1, 1 यहाँ पे n का मान 1 लगा दीजिए और समय का की घात -1, 1 0 हो गया। मोल लीटर की घात -1, सबकी घात 0 और समय की घात -1। यदि किसी अंक या किसी पद की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो समय की घात -1 यानी कि समय की घात -1 आ जाएगा। या तो ये सेकंड इनवर्स होगा या फिर मिनट इनवर्स या फिर घंटा इनवर्स होगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है वो समय इनवर्स होता है। आइए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करते हैं। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान 2 हो जाएगा। ऊपर वाले सूत्र में आप n की जगह 2 रख दीजिए, 1 - 2 और समय की घात -1। सरल कर लीजिए इसको, मोल लीटर की घात -1 और 1 में से -2 कर देंगे तो -1। बायोलॉजी वाले बच्चे जरा ध्यान से समझे, -1 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल की घात -1 और लीटर की घात -1 की जब -1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 और समय की घात -1। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल इनवर्स लीटर समय इनवर्स होगा।
आइए तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करते हैं। तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान 3 लगा देंगे ऊपर वाले सूत्र में, मोल लीटर की घात -1 और 1 - 3 समय की घात -1, सरल कर दीजिए, मोल लीटर की घात -1 -2 समय की घात -1, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, मोल समय की घात -2 लीटर की घात 2, -1 की जब -2 से गुणा होगी तो 2 आएगा, और समय की घात -1। आइए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करते हैं। उसके लिए n का मान हम 0 लगा देंगे, मोल लीटर की घात -1 1 - 0 समय की घात -1, मोल लीटर की घात -1 सबकी घात 1 समय की घात -1, तो मोल लीटर की घात -1 समय की घात -1। इस प्रकार हमने चारों ही प्रकार की अभिक्रिया की कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कर लिया है। इम्पोर्टेंट है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। तो आपकी सुविधा के लिए सभी प्रकार के वेग स्थिरांक की इकाई मैंने सामने ग्रीन बोर्ड पर लिख दी है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी उसकी वेग स्थिरांक की इकाई समय इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की वेग स्थिरांक की इकाई मोल इनवर्स लीटर समय इनवर्स, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की यूनिट या इकाई मोल की घात -2 लीटर की घात 2 समय इनवर्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। तो आपकी कॉन्सेप्ट को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का एक सवाल ले रखा है। निम्नलिखित वेग स्थिरांक की सहायता से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर वेग स्थिरांक की यूनिट देखनी होगी, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में वेग स्थिरांक की यूनिट दे रखी है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो मोल इनवर्स लीटर समय इनवर्स यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसकी अभिक्रिया की कोटि 2 है। सेकेंड पार्ट में जो इकाई है वेग स्थिरांक की वो सेकेंड इनवर्स है, तो समय इनवर्स यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और जबकि थर्ड पार्ट में वेग स्थिरांक की इकाई है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जो थर्ड पार्ट है उसकी अभिक्रिया की कोटि 0 है। तो इस प्रकार ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। देखिए रासायनिक बलगति से संबंधित जो टर्मोलॉजी थी वो आपने समझ ली। यदि आपको इन टर्मोलॉजी का विधिवत ज्ञान है तो आपको सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ टॉपिक समझ में आ जाएगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत हमने आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर को समझाया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में इसको इसी प्रकार से लिखिएगा। एक एक करके हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आणविकता में जैसे कि आपको मालूम है, बताया भी था कि यह शून्य नहीं होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। मैं समझता हूँ इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आणविकता के अंतर्गत इसका निर्धारण रासायनिक अभिक्रिया में योगदान करने वाले अभिकारी पदार्थ के अणुओं की संख्या पर करते हैं, अर्थात जितने अभिकारी पदार्थ के अणु योगदान कर रहे होते हैं वही उस अभिक्रिया की आणविकता होती है। इस आधार पर आणविकता को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। एक आणविक अभिक्रिया है जिसमें कि एक अणु योगदान करता है, 2 आणविक अभिक्रियाएं और त्रिक आणविक अभिक्रिया है। जबकि अभिक्रिया की कोटि में दूसरा पॉइंट है, इसका निर्धारण प्रयोगों द्वारा करते हैं। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो अभिकारक इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें से कितने अभिकारकों के अणुओं की सांद्रता समय अनुसार चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है, वह ही अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करती है। तीसरा पॉइंट कह रहे हैं यह सदैव पूर्ण संख्या होती है, भिन्नात्मक नहीं होती, अर्थात आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होगी, 1/2 3/2 इस प्रकार से नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि अणुओं को आधा नहीं किया जा सकता। यदि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु योगदान करते हैं तो परमाणुओं को भी आधा नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार
आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है, भिन्नात्मक नहीं होती है। यदि हम तीसरा पॉइंट देखें अभिक्रयी कोटि में, तो ये भिन्नात्मक हो सकती है। चौथे पॉइंट के अंतर्गत अभिक्रिया में योगदान कर रहे अभिकारी पदार्थों के अणुओं की संख्या के आधार पर इसका निर्धारण करते हैं। तो दूसरा और चौथा पॉइंट एक ही है, जैसा दूसरे पॉइंट में लिखा गया है वैसा ही चौथे पॉइंट में बताया गया है। यदि हम अभिक्रिया की कोटि में चौथे पॉइंट की बात करें, रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक अपनी सांद्रता परिवर्तित करते हैं उनकी संख्या द्वारा अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण होता है। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसको आप अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। यदि आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर है या टर्मिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर है या जो हमने उसके अंदर जो टॉपिक लिए हैं वो आपको क्लियर है, तो सामने जो ग्रीन बोर्ड पर टॉपिक लिखा हुआ है उसको समझने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आइए नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं, इनको हम अंग्रेजी में सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या फिर सूडो फर्स्ट मोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई देख सकते हैं। दो आणविक वह अभिक्रियाएं जो प्रयोगों द्वारा प्रथम कोटि की ज्ञात हुई उनको हम आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। वास्तव में इन अभिक्रियाओं में दो अणु योगदान करते हैं और लगता ऐसा है कि दोनों ही अणु रासायनिक अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कर रहे हैं, लेकिन कोई एक अणु ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है, दूसरे अणु की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। इनको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एथिल एसीटेट, जिसको हम एस्टर कहते हैं, का जल अपघटन। इसकी इक्वेशन CH3COO C2H5, इसका जल अपघटन कर दीजिए, जल से इसकी अभिक्रिया कर दीजिए, एसिडिक एसिड बनेगा और एथिल अल्कोहल बनेगा। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर दो अणु अभिकारकों के इस्तेमाल हो रहे हैं। एक अणु है एथिल एसीटेट का और दूसरा अणु है जल का। तो जब ये रिएक्शन होती है तो केवल एथिल एसीटेट के सांद्रता में ही परिवर्तन होता है। जल की मात्रा चूंकि बहुत अधिक होती है तो जल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता या जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो लगता तो ऐसा है कि इस अभिक्रिया में दोनों अणुओं की सांद्रता चेंज होती हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि जो एस्टर है अर्थात एथिल एसीटेट, इसकी सांद्रता में ही परिवर्तन होता है। जल की मात्रा चूंकि बहुत अधिक होती है उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। आभासी एकाणुक अभिक्रिया का एक और पर्टिकुलर एग्जाम्पल है सुक्रोज का जल अपघटन। जब हम सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। इसमें से एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। दोनों का अणु सूत्र एक जैसा ही होता है, संरचना सूत्रों में अंतर है। जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को समझेंगे। तो जैसे कि हमने ऊपर एस्टर के जल अपघटन में बोला था, ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। लगता तो ऐसा है कि सुक्रोज की सांद्रता में भी परिवर्तन होगा और जल की सांद्रता में भी परिवर्तन होगा और ये जो रिएक्शन है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, लेकिन वास्तव में ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। केवल सुक्रोज की सांद्रता में ही परिवर्तन होता है, जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपोर्टेंट टॉपिक है आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं। इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। यदि कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं। देखिए, रासायनिक बलगति की चैप्टर की स्टडी हम कर रहे हैं और लगभग ये चैप्टर फिनिश होने की ओर ही है। लास्ट टॉपिक के रूप में हमको विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक का निर्धारण करना है। आप जानते हैं कि
अभिक्रिया की कोटि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं, द्वितीय कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं और तृतीय कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं। इन चारों ही प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का निर्धारण अलग अलग तरीके से होता है। अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं जिनकी सहायता से हमको न्यूमेरिकल करने होते हैं। तो ये जो टॉपिक है थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है। टिपिकल इसलिए है क्योंकि इसमें हम समाकलन और अपकलन का इस्तेमाल करते हैं, और जिन छात्र छात्राओं पर बायोलॉजी है उनको थोड़ा सा ज़रा परेशानी होती है, और जिन बच्चों पर मैथ है उनको कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि वो समाकलन अपकलन करना जानते हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो मैथ स्ट्रीम के बालक हैं वो उसका डेरिवेशन करें, हालांकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और जो बायोलॉजी स्ट्रीम के बालक हैं वह केवल फॉर्मूले को ही याद कर लें जिससे कि वह न्यूमेरिकल कर सकें। तो हमने यहाँ पर पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का निर्धारण का टॉपिक लिया है। आप जानते हैं शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं वह रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कि अभिक्रिया का वेग किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, या फिर जो अभिक्रिया की दर होती है वह अभिकारी पदार्थ की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। तो मान लीजिए अभिक्रिया इस प्रकार से है, A इज इक्वल टू उत्पाद, और जैसा कि आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी A के सांद्रता की घात 0। इसको इस प्रकार से लिख दीजिए dx अपॉन dt बराबर K A के शक्ति द्रव्यमान की घात 0। यहाँ पर K वेग स्थिरांक है, शून्य कोटि का वेग स्थिरांक है, इसका निर्धारण हमको करना है। और एक बात और आप जानते हैं कि यदि किसी पद की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt बराबर के इक्वेशन नंबर 1। पक्षांतर कर दीजिए dx बराबर के dt, इसको मैं समीकरण नंबर 2 कह देता हूं। अब हमको dx बराबर के dt का दोनों ओर समाकलन करना है। समाकलन का अर्थ होता है कि छोटी छोटी डिफरेंस से एक बड़े पद का ज्ञान करना, या छोटे छोटे अंतरों से एक बड़े अंतर का ज्ञान प्राप्त करना। तो दोनों ओर हम यहाँ पे समाकलन या इंटीग्रल कर देते हैं। तो इस प्रकार से dx का हमने समाकलन कर दिया के dt, dx का जब आप समाकलन करेंगे तो x kt, और एक समाकलन स्थिरांक लगा दीजिए c, यहाँ पर समाकलन स्थिरांक है c बराबर समाकलन स्थिरांक। इस समाकलन स्थिरांक का हमको मान निकालना है। यदि हम इक्वेशन की बात करें A इज इक्वल टू उत्पाद, तो आप देखेंगे कि शुरू में यदि A अभिकारक की सांद्रता A मोल है और जब रिएक्शन नहीं हुई है अर्थात T बराबर 0 है तो उत्पाद का निर्माण नहीं हुआ है। इसी प्रकार से यदि T समय के बाद हम बात करें उत्पाद की सांद्रता X है, तो चूंकि यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया है और एक ही सांद्रता में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, तो यहाँ पर हम पहली कंडीशन यहाँ पर लगा देते हैं। यदि t बराबर 0 है तो x की वैल्यू 0 है, मान लगा दीजिए 0 बराबर k गुणा 0 प्लस c। तो यहाँ पर समाकलन स्थिरांक का मान 0 आ गया। इसका मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, x बराबर kt। समीकरण नंबर 3 बन गई। तो समीकरण नंबर 3 की सहायता से मैं वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकता हूं, k बराबर x अपॉन t। तो जो मैथ स्ट्रीम के बालक हैं उनको ये समीकरण नंबर 3 और 4 समझ में आ गई होगी, वो इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। और यदि बायोलॉजी स्ट्रीम के बालक हैं तो उनको केवल इक्वेशन नंबर 3 और 4 का फॉर्मूला याद रखना है। देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है। हो सकता है कि वह समय बहुत अधिक घंटों में हो या बहुत अधिक समय में हो, तो हम इतने समय तक तो उस अभिक्रिया के पूर्ण होने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो अभिक्रिया है उसमें अभिकारक की सांद्रता कितने समय में आधी रह जाती है। जितने समय में किसी अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाती है उसको हम अर्धायु काल कहते हैं, और अर्धायु काल को हम t हाफ
से प्रदर्शित करते हैं। तो यही हमारा यहाँ पर टॉपिक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल तथा वेग स्थिरांक में क्या संबंध है। यदि आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर यदि t का मान मैं यहाँ पर t हाफ कर दूं तो a की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी, यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी होगी, क्योंकि अर्धायु काल वह समय होता है जबकि अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। तो समीकरण नंबर 4 में इसका मान लगा दीजिए, k बराबर A0/2 इंटू टी की जगह आप t हाफ लिख दीजिए। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और t हाफ में संबंध बताती है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि ये जो डेरिवेशन है वो बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैथ स्ट्रीम के बालक इसको इजीली ड्राइव कर लेंगे, इसका जो है आसानी से इसको प्रूफ कर लेंगे। तो वो एक बार को इसमें सिस्टमेटिक डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन जो बायोलॉजी स्ट्रीम के बालक हैं अगर इनको कठिनाई होती है, परेशानी होती है, तो वह केवल फॉर्मूले याद रखें। यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए 3 फॉर्मूले बन करके आए। पहला फॉर्मूला है x = kT, दूसरा फॉर्मूला है पहले वाले फॉर्मूले का ही दूसरा रूप है k बराबर x/t, और जो तीसरा फॉर्मूला है वह अर्धायु काल और वेग स्थिरांक में संबंध बताता है, k बराबर A0/2 t हाफ। यहाँ पे A0 प्रारंभिक सांद्रता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं वो हम समझ चुके हैं। अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जबकि अभिक्रिया का दर या वेग केवल एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, या इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थ की सांद्रता के 1 घात के बराबर होती है। मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं, A उत्पाद, मान लीजिए A जो अभिकारक है उसकी सांद्रता A मोल है, और जब t बराबर 0 है तो उत्पाद नहीं बना है। t समय के बाद उत्पाद के रूप में हमको x मोल प्राप्त हो गया है। तो इतना ही मात्रा अभिकारक में से कम हो जाएगी, तो शेष मात्रा बचेगी A - x मोल। तो अभिक्रिया की जो दर है प्रथम कोटि के लिए, अभिक्रिया का जो वेग या दर है वो समानुपाती होगा a के सकेंद्रम की घात 1 के। इसको मैं लिख देता हूँ dx/dt। समानुपाती का चिन्ह हटाकर एक नियतांक लगा दिया k, और a का शक्ति द्रव्यमान है A - x। पक्षांतर कर दीजिए, x वाले टर्म एक साथ ले आइए, समाकलन कर दीजिए। समाकलन का अर्थ मैं आपको पहले बता चुका हूं, छोटे छोटे अंतर से एक बड़े अंतर को पता लगाना समाकलन का उद्देश्य होता है। अब जिन बच्चों पर मैथ है वह इसका समाकलन इजीली कर लेंगे। यहाँ पर हमको A - x एक नए कांस्टेंट के बराबर मान ली होगी, मैंने मान लिया कि वह y है। अब x और y के सापेक्ष हमको अवकलन करना होगा, क्योंकि a यहाँ पे कांस्टेंट है, उसका अवकलन 0 हो गया, x का अवकलन हो गया dx और y का dy। तो dx का मान आ गया -k dy। ये सब वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिए, -dy, और a - x का मान है y बराबर k dt। अब इसका समाकलन कर दीजिए, ये फॉर्मूला बन जाता है dy/y का समाकलन होगा log y, माइनस का चिन्ह ऐसे चलता चला आ रहा है, k, और dt का समाकलन होगा t, और एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए c, और y का मान यहाँ पर लौटा दीजिए। y का मान है A - x बराबर kt + c। इसको समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए। यहाँ पर c जो है समाकलन नियतांक है। अब हमको इस समाकलन नियतांक का मान निकालना है। यदि आप इस इक्वेशन को देखें तो पाएंगे जब t का मान 0 है तो x का मान 0 है। मान लगा दीजिए, -log A - 0 बराबर k × 0 + c, तो -k log A बराबर c। तो c का मान आ गया -k log A। इसका मान समीकरण नंबर 1 में
रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 में जब हम इसका मान रखेंगे तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी और माइनस के लॉग ए, इसका पक्षांतर कर दीजिए इस साइड में, तो ये प्लस का हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी। यहाँ पर लॉग ए माइनस एक्स को हम लॉग की प्रॉपर्टी के आधार पर ए अपॉन ए माइनस एक्स रख सकते हैं बराबर के टी। यहाँ पर हमको के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू हो गई 1/t लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब चूंकि यहाँ पर लॉग की बेस ई है और जब मैं उसको बेस 10 में चेंज करूंगा तो यहाँ पर 2.303 से गुणा कर दूंगा और इस प्रकार लॉग की जो बेस हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। हमारी जो लॉग टेबल है वह बेस 10 में दी हुई है। तो इस प्रकार से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये फॉर्मूला नंबर समीकरण नंबर 2 से फॉर्मूला हमको प्राप्त हो गया। वेग स्थिरांक बराबर 2.303/t log a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ पर जो a है वह अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं k बराबर 2.303/t log प्रारंभिक सांद्रता बटे t समय बाद सांद्रता, और इसकी वैल्यू जो है वो लॉग बेस 10 है। तो इस प्रकार एक फॉर्मूला हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ड्राइव कर लिया है। जो बायोलॉजी स्ट्रीम के बालक हैं उनको केवल जो समीकरण नंबर 2 के अंतर्गत जो सूत्र आ रहा है उसको याद रखना है, और जो मैथ स्ट्रीम के बालक है वो उसका डेरिवेशन कर सकते हैं। अब अर्धायु काल के पदों में हम वेग स्थिरांक का मान निकालने का प्रयास करेंगे। हमारा टॉपिक होगा अर्धायु काल तथा वेग स्थिरांक में संबंध। अर्धायु काल वह समय होता है जितने समय में किसी अभिकारी पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। देखिए मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लग सकता है, तो इतने अधिक समय तक कौन इंतजार करेगा या कैसे इंतजार किया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता होने में कितना समय लगता है, उसको हम टी हाफ कहते हैं। तो मैं यहाँ पर यदि टी की वैल्यू टी हाफ रखूंगा तो जो टी समय के बाद जो सांद्रता है अर्थात a माइनस एक्स है उसका मान a/2 के बराबर हो जाएगा। ये मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। k बराबर 2.303/t की जगह टी हाफ लगा दीजिए, लॉग a/2 पक्षांतर कर दीजिए 2.303/t हाफ लॉग 2 बेस 10। अब यहाँ पर जो है लॉग 2 की वैल्यू आप लगा दीजिए, तो k का मान आ जाएगा 2.303/t हाफ और लॉग 2 का मान होता है 0.3010। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 के बराबर आएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायु काल में जो संबंध है वो आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको केवल फॉर्मूला ही यहाँ पर याद रखना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के 2 फॉर्मूले हमने डेवलप किए। पहला फॉर्मूला है k बराबर 2.303/t लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटे t समय के बाद अभिकारी पदार्थ की सांद्रता। और जो दूसरा फॉर्मूला है वो है वेग स्थिरांक और अर्धायु काल में संबंध, k बराबर 0.6932/t हाफ। एक और फॉर्मूला है जो कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, अभिकारी पदार्थ की भिन्न भिन्न सांद्रताओं तथा वेग स्थिरांक में क्या संबंध है। ऐसा हो सकता है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है भिन्न भिन्न समय पर उसमें अभिकारी पदार्थों की भिन्न भिन्न सांद्रताएं हों, तो उस समय क्या फॉर्मूला बनेगा उसको यहाँ पर हम ड्राइव करने का प्रयास करते हैं। ये फॉर्मूला हम अभी ड्राइव करके आए हैं, k बराबर 2.303/t लॉग प्रारंभिक सांद्रता A0 बोल देता हूं मैं इसको,
और t समय के बाद सांद्रता a माइनस एक्स। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2.303 को यहाँ पर हटा देता हूँ। यहाँ पर जो वैल्यू है वो बेस 10 में है, तो 1/t नेचुरल लॉग, इसको ln बोल देंगे, a0/a t, इसको at लिख देता हूँ मैं, t समय के बाद सांद्रता, या kt बराबर ln प्रारंभिक सांद्रता बटे at। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, kt बराबर नेचुरल लॉग प्रारंभिक सांद्रता माइनस नेचुरल लॉग t समय के पश्चात सांद्रता। इसको मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 बोल देता हूं और मैं लिख देता हूं कि a0 जो है अभिकारी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता है और at अभिकारी पदार्थ की t समय पर सांद्रता है। तो हम यहां पर ये मानते हैं कि t1 समय पर अभिकारी पदार्थ की सांद्रता है at1 और t2 समय पर अभिकारी पदार्थ की सांद्रता है at2। अब समीकरण नंबर 1 में इनके मान लगाकर भिन्न भिन्न समीकरण बना लीजिए। तो kt1 बराबर नेचुरल लॉग a0 प्रारंभिक सांद्रता माइनस नेचुरल लॉग at1। अब समीकरण नंबर अगली बना लीजिए t2 समय पर, kt2 बराबर ln या नेचुरल लॉग प्रारंभिक सांद्रता माइनस नेचुरल लॉग at2। इसको समीकरण नंबर 2 कह दीजिए और इसको समीकरण नंबर 3 कह दीजिए। इन्हें घटा देते हैं, kt2 माइनस kt1 बराबर नेचुरल लॉग प्रारंभिक सांद्रता माइनस नेचुरल लॉग t2 समय के बाद सांद्रता माइनस नेचुरल लॉग प्रारंभिक सांद्रता माइनस नेचुरल लॉग t1 समय पर सांद्रता, ब्रैकेट खोल दीजिए, यहाँ पर k कॉमन ले लीजिए, t2 माइनस t1 नेचुरल लॉग प्रारंभिक सांद्रता माइनस नेचुरल लॉग at2 माइनस नेचुरल लॉग प्रारंभिक सांद्रता प्लस नेचुरल लॉग at1। ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, kt2 माइनस t1 बराबर माइनस नेचुरल लॉग at2 माइनस प्लस नेचुरल लॉग at1। लॉग का फॉर्मूला t2 माइनस t1 बराबर नेचुरल लॉग at1 अपॉन at2, या k बराबर 1/t2 माइनस t1 नेचुरल लॉग at1 बटे at2। नेचुरल लॉग को यदि हम बेस 10 में चेंज करेंगे तो हमें 2.303 से गुणा करनी होगी। लॉग इस प्रकार भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम वेग स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं।
T1 समय पर सांद्रता है, ये T2 समय पर सांद्रता है, और T1 T2 की वैल्यू लगाकर हम वेग स्थिरांक की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की वैल्यू हम 3 प्रकार से प्राप्त कर चुके हैं। प्रारंभिक सांद्रता के पदों में, जो कि हमने समीकरण नंबर 1 से प्राप्त की थी, k बराबर 2.303 बटे टी लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटे टी समय के बाद सांद्रता। फिर हमने अर्धायु काल और वेग स्थिरांक में संबंध प्राप्त किया, जो कि k बराबर 0.6932 अपॉन टी हाफ था। फिर तीसरे तरीके से हमने भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न सांद्रताओं और वेग स्थिरांक में संबंध प्राप्त किया, जो कि k बराबर 2.303 बटे T2 माइनस T1 लॉग T1 समय पर सांद्रता बटे T2 समय पर सांद्रता थी। एक और प्रकार से भी हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक पता लगा सकते हैं, और ऐसा तब होता है जबकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं वह गैसीय अवस्था में है। तो मान लीजिए एक इक्वेशन इस प्रकार से है, A गैस इज इक्वल टू B गैस प्लस C गैस। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अर्थात अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल एक ही सांद्रता पर निर्भर करता है, और हमने यहाँ पर ये माना है कि गैस अवस्था में अभिकारक A का प्रारंभिक दाब P0 वायुमंडल है, और T समय के बाद दाब घट करके स्मॉल p वायुमंडल हो जाता है। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रारंभिक दाब है P0, जब अभिक्रिया नहीं होती है तो B और C नहीं बनते हैं, और जब T समय के बाद अभिक्रिया हो जाती है, T समय पर जो उत्पाद हैं उनका दाब स्मॉल p है। क्योंकि दोनों की मोलों की संख्या समान है तो दाब भी इन दोनों का समान होगा, इतना ही दाब यहाँ पर घट जाएगा। तो T समय के बाद मिश्रण का कुल दाब P0 माइनस P प्लस P और ये प्लस P, तो T इसको मैंने PT बोल दिया है। PT बराबर P0 प्लस P, स्मॉल p की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली है PT माइनस P0। अब हम अभिकारी पदार्थ अर्थात A का दाब निकालते हैं T समय के बाद। T समय बाद अभिकारक A का दाब कितना है, P0 माइनस P, P0 माइनस P, और P की वैल्यू लगा दीजिए PT माइनस P0 माइनस PT, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस P0 जो कि हो जाएगा 2P0 माइनस PT। T समय के बाद अभिकारक A का दाब 2P0 माइनस PT के बराबर हो जाएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पहले वाले फॉर्मूले का ध्यान करते हैं। K बराबर 2.303 बटे T लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटे T समय बाद सांद्रता। देखिए, सांद्रता जो होती है वो दाब के समानुपाती होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2.303 बटे T लॉग प्रारंभिक दाब, अभिकारक का प्रारंभिक दाब बटे T समय बाद दाब, ये भी अभिकारक का होगा T समय बाद दाब। मान लगा दीजिए 2.303 बटे T लॉग प्रारंभिक दाब है P0 और T समय के बाद जो दाब है 2P0 माइनस PT। तो इस प्रकार हम दाब के पदों में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। एक ही वीडियो में हमने ये चैप्टर फिनिश करने का प्रयास किया और जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको हमने डिटेल से समझाया। छोटा सा ही चैप्टर है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यदि आपको इसके थ्योरी की नॉलेज होगी और थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए हमने एक अलग वीडियो बना रहा हुआ है, आप उसको देख करके अपने न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। उसमें अधिकतर NCERT और बोर्ड एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल्स को हमने लिया है।
लेकिन उस न्यूमेरिकल वाले वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप इस थ्योरी के लेक्चर को जरूर देखिएगा, तभी आपको न्यूमेरिकल वाला वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। यदि आपको कोई कठिनाई या परेशानी है तो आप हमारी PDF फाइल्स और अपने बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। जब आप इस वीडियो लेक्चर को देखें तो हमारे PDF फाइल और या अपनी बुक जरूर सामने रखें और अपने शब्दों में सुंदर सुंदर नोट्स बनाएं। PDF फाइल आप मंगवा सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर मंगवा सकते हैं। नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कमेंट करके इस चैप्टर से संबंधित PDF फाइल मंगवा सकते हैं। बार बार इस चैप्टर को देखिएगा, कम से कम आपको 3 या 4 बार इस वीडियो लेक्चर को देखना होगा, तभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि फिर भी कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप फ़ोन करके या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।